चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 8 के तीसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। हम भारतीयों को इस बात का गर्व हमेशा ही रहता है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं और इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व है जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है और इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है और इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। देखें लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 19 जैसे कि हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था और इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने अपने भाग लिया था इसमें और वे स्वतंत्रता समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश शासन सरकार से भयभीत रहते थे और वे सरकार के बहुत सारे फैसलों में ऐसे असहमत थे, लेकिन अगर वे इस फैसले को आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली और राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांग पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होनी चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार होनी चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती को विधायिका राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसे कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते थे। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा और स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया और इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। ये चित्र दिया गया है, इसमें मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इनके इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है और 2004 के आम चुनाव के पहली बार पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इनका इस्तेमाल किया गया और इस चुनाव के यानी ईवीएम के इस मशीन के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों की काट कर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता था। उसके बाद देखें लोगों और उनके प्रतिनिधि के बारे में देखें। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है और सहमति का मतलब है चाहे स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उससे के कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है, जैसे कि आपने पढ़ा कि मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इन समूहों को ही संसद कहा जाता है और यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाजा से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उन पर नियंत्रण रखते हैं।
प्रतिनिधित्व का यह विचार क्लास 6 और 7 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विषय था और आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यासों के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर दोहराते हैं। पहला है कि विधायिका यानी एमएलए कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है। इस बात को समझने के लिए निर्वाचित क्षेत्र और प्रतिनिधियों का शब्दों का प्रयोग किया गया। दूसरा है कि राज्य विधानसभा और संसद यानी लोकसभा के बीच क्या फ़र्क है, इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। और फिर यहाँ प्रश्न दिया गया कि नीचे गए विकल्पों में से कौन सा काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के। जैसे चीन के साथ शांतिपूर्वक संबंध रखना और मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूल में क्लास 8 को बोर्ड की परीक्षा से बाहर रखना और अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी और 1000 रुपये का नया नोट जारी करना, ये किसका काम है। और निम्नलिखित शब्दों का भी यहाँ भरना है। उसके बाद देखिए संसद की भूमिका के बारे में देखें। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के 5 महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। जैसे कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है कि देश को बहुत सारे निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। यहाँ नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आइए अब इस बात को और अच्छी तरह समझें। यहाँ दिया गया 8वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम दिया गया है। राजनीतिक दल और निर्वाचित संसदों की क्षेत्र। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के बारे में दिया गया है, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद चुने जाने के बाद उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद यानी MP कहलाते हैं और इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है और संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम दिए जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना देखें। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूँकि लोकसभा में कुल 583 निर्वाचित सदस्य यानी और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं और इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए और संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है और जैसे कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ज़हन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों का लागू करते हैं और ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों पर जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में नई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दे पर काम करते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी है और इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है, अगर जरूरी हुई तो उसमें संशोधन करता है और राज्यसभा के सदस्यों
का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। देखें तो जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करती है। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह कराया जाता है और इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करती है और वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है और इससे के चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, इसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित और निर्देश अवसूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम होता है। कानून बनाना देखें तो कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। संसद में कौन लोग होते हैं तो देखें संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं और दलित, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों की राजनीति हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितनी थी। यहाँ दिया गया है लोकसभा में पहली बार 1991 से 92 में मतदान प्रतिनिधि के प्रतिशत थे 44.87% था। ऐसे ही दिया गया है सारे। और उसके बाद देखने में आया कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है और यह बात साफ दिखाई देने लगती है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबसे हित में आवाज़ नहीं उठा सकते और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी एसी और एसटी के लिए आरक्षित की गई है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में से केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवारों की जीते और उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो और उसमें उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दे को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है और इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। हालांकि ये हो गया है और 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिला थी। आज भी इनकी संख्या 9% से ज़्यादा ऊपर की उठ गई है और अब तक और जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है तो यह साफ हो जाती है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है और इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं। और हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। उसके बाद शब्दकोश है स्वीकृति, तो किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति यानी निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में
लोगों की आस्था बनाए रखने की ज़रूरत से है। अब दोनों संसदों में ये इस्तेमाल किया जाता है। गठबंधन देखिए, इसका मतलब समूहों या दलों के तत्कालिक गठजोड़ से होता है। और इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाली गठजोड़ के लिए किया जाता है। अनसुलझित इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहाँ समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है।